हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और फिर प्रिपेयर करने के बाद उसका जो भी कंसंट्रेशन होगा उसको हम किस तरीके से स्टैंडर्डाइज करेंगे, मतलब उसका जो कंसंट्रेशन हमने प्रिपेयर किया था वो एक्चुअल में क्या उसी कंसंट्रेशन में बना है या फिर उससे ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम जो भी कंसंट्रेशन प्रिपेयर करते हैं उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन हमने बनाया है ये सब कंपाउंड के साथ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कि अगर कोई कंपाउंड प्राइमरी स्टैंडर्ड है, कोई सब्सटेंस प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो हमने जो भी कंसंट्रेशन उसका प्रिपेयर किया है वो एक्चुअल रहता है। उसको चेक करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं उसका जो भी कंसंट्रेशन हम प्रिपेयर करते हैं उसको क्या करना होता है, स्टैंडर्डाइज करना होता है। और स्टैंडर्डाइज करने के बाद ही हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमने जो कंसंट्रेशन प्रिपेयर किया था क्या वो सच में उसी कंसंट्रेशन का है या फिर कम या ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ये भी क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, इसीलिए इसका जो भी कंसंट्रेशन हम बनाएंगे उसको क्या करना होगा, स्टैंडर्डाइज करना होगा। और स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या चाहिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड को लेंगे और फिर उसके साथ हम सोडियम थायोसल्फेट का जो भी कंसंट्रेशन हमने प्रिपेयर किया था उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स है, पहले वो समझ लेते हैं। सोडियम थायोसल्फेट क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा रहता है, ये Na+ और इसके ऊपर -2 चार्ज। ये है सोडियम आयन। सोडियम के 2 आयन होते हैं और ये है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है। तो यहाँ पे सोडियम आयन के ऊपर +1 चार्ज है, यहाँ पे 2 सोडियम आयन है, तो कितने हो गया, +1 +1 +2 हो गया। +2 चार्ज है सोडियम के ऊपर और ये थायोसल्फेट आयन के ऊपर कितना है, -2 चार्ज। तो ये +2 -2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, मतलब इस पूरे कंपाउंड में अगर आप देखोगे चार्ज तो वो क्या हो जाएगा, 0 चार्ज। इसीलिए ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट कह सकते हो आप। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सोडियम थायोसल्फेट एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रल कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि इसके पूरे कंपाउंड के ऊपर कितने का चार्ज है, 0। समझ गए। कंपोज्ड ऑफ सोडियम आयन, Na+ आयन एंड थायोसल्फेट आयन, S2O3 S2O3 S2O3। ठीक है, ये क्या है, थायोसल्फेट आयन है। सोडियम थायोसल्फेट 2 आयन से मिलकर बना है, सोडियम आयन और थायोसल्फेट आयन। ठीक है, ये यहाँ पे -2 मैंने इस तरीके से लिखा है, ये क्या है, पूरे थायोसल्फेट आयन के, थायोसल्फेट जो आयन है इसके ऊपर चार्ज मैंने लिखा है -2 का चार्ज है। When it is dissolved in water, जब आप थायोसल्फेट आयन कंपाउंड को, सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो वाटर में, तो क्या होता है, इट अंडरगो डिसोसिएट। ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है 2 फॉर्म में, एक सोडियम आयन के फॉर्म में और दूसरा डिसोसिएट इनटू आयंस फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड विथ 2 सोडियम केटायंस। 2 सोडियम के केटायंस निकलते हैं एंड अ सिंगल थायोसल्फेट आयन, और एक सिंगल थायोसल्फेट आयंस निकलते हैं। ठीक है, केटायन क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सोडियम है वो क्या है, केटायन है, और इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, तो ये थायोसल्फेट क्या है, एनायन है। तो यहाँ पे जब आप वाटर में उसको डिसॉल्व करते हो तो ये डिसोसिएट हो जाता है, सोडियम केटायन आयंस, सोडियम केटायंस निकलते हैं और क्या निकलता है, थायोसल्फेट, जो कि क्या है, नेगेटिव है, मतलब कि एनायन है। देन है द थायोसल्फेट आयन डज नॉट डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटोन, मतलब कि ये जो थायोसल्फेट आयन है ये ना ही प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है ना ही डोनेट करता है। प्रोटोन क्या, H+। ठीक है, इस वजह से ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। क्या है, ना ही एसिडिक है ना बेसिक है। जो एसिड होते हैं, एसिड जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जो भी सब्सटेंस जो कि एसिडिक नेचर रखता है, वो क्या करता है, H+ आयन को डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है। जो भी कंपाउंड सब्सटेंस H+ आयन को डोनेट करता है वो कहलाता है एसिडिक कंपाउंड। ठीक है, और जो भी कंपाउंड H+ आयन को एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है बेसिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो थायोसल्फेट आयन है ये ना ही
प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और ना ही डोनेट करता है। इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। समझ गए? फिर लिखता है अ सैचुरेटेड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर हैज पीएच बिटवीन 6 to 8। जब आप थायोसल्फेट को, सोडियम थायोसल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हो और आप जब उस वाटर का पीएच चेक करते हो तो वो अप्रॉक्स 6 से 8 के बीच में होता है। ठीक है, पीएच। इसका मतलब ये है, ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेटिंग इट फॉर्म्स आइदर ए माइल्डली एसिडिक और माइल्डली बेसिक सॉल्यूशन। मतलब कि ये माइल्डली एसिडिक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकता है या माइल्डली बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसका कंसंट्रेशन कितना मैंने वाटर में डिसॉल्व किया है। ओके, तो यहाँ पे ये समझ गए आप पॉइंट। देन फिर लिख रहा है, ये इक्वेशन समझिए, द इक्वेशन फॉर द process of sodium thiosulfate dissolving in water can be represented as दिस। ये इक्वेशन देखिए, Na2H2O3 ये क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, प्लस जब आप वाटर में, लिक्विड में इसको डिसॉल्व करते हो, H2O में डिसॉल्व करते हो, तो क्या निकलता है, डिसोसिएट हो जाता है, दो आयंस निकलते हैं, एक सोडियम और एक थायोसल्फेट। थायोसल्फेट क्या है, एनायन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ये कैटायन है। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम थायोसल्फेट यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो मेडिसिन के तौर पे यूज कर सकते हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज कर सकते हो। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट को वाटर को डीक्लोरिनेट करने के लिए। मतलब क्लोरीन प्रेजेंट होता है वाटर में, उस वाटर का जो क्लोरीन है उसको रिमूव करने के लिए, मतलब उस वाटर को डीक्लोरिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट एक बहुत ही अच्छा एंटीडोट है, साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। साइनाइड पॉइजनिंग, आप भोपाल गैस ट्रेजेडी तो सब जानते ही होंगे, सबने सुना है ये। आज से 39 to 40 ईयर्स अगो एक कंपनी हुआ करती थी कार्बाइड यूनियन के नाम से, उस कंपनी से एक गैस लीक हुआ था, साइनाइड गैस। वो साइनाइड जो है वो लोगों के बॉडी में जाते ही सीधा लंग्स को क्या करता था, डैमेज कर देता था और लोगों की मौत हो गई थी, बहुत लोग मरे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सिर्फ एकमात्र ये ऑप्शन था, एकमात्र एक ये ड्रग था सोडियम थायोसल्फेट जो दिया जाता था लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ये क्या करता था, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसलिए सोडियम थायोसल्फेट को साइनाइड पॉइजनिंग में एज अ एंटीडोट दिया जाता है। टिपिकली अवेलेबल एज वाइट कलर एंड पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म। जो हमको सोडियम थायोसल्फेट मिलता है लैब में वो किस फॉर्म में होता है, पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब कि उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। ठीक है, और वो कैसा दिखता है, वाइट कलरलेस दिखता है। सोडियम थायोसल्फेट कैसा, वाइट कलरलेस क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है, और वाटर में जाने के बाद ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम थायोसल्फेट जो कि Na2H2O3 इसका फॉर्मूला है, इज प्राइमरली नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में सोडियम थायोसल्फेट जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन, लीडिंग टू द रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, और दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। एक वन एग्जांपल है हमारे पास जिसमें ये क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एबिलिटी शो कर रहा है इन इट्स रिएक्शन विथ आयोडीन। जब आप आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हो सोडियम थायोसल्फेट को तो ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। चलिए देखते हैं रिएक्शन। आपने सोडियम थायोसल्फेट को जब आयोडीन के साथ I2 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस सोडियम आयोडाइड NaI। ठीक है, ये फॉर्म हुआ जब आपने सोडियम थायोसल्फेट को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सोडियम आयोडाइड और सोडियम टेट्राथायोनेट। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयोडीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो I2 से क्या बन रहा है, आयोडाइड बन रहा है, आयोडीन से क्या बन रहा है, आयोडाइड बन रहा है, आयोडीन से क्या बन रहा है, आयोडाइड बन रहा है। आयोडीन के ऊपर 0 चार्ज है और ये क्या हो रहा है, माइनस में कन्वर्जन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, माइनस में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब इसके ऊपर अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, माइनस है, आयोडाइड। आयोडीन से क्या बन रहा है, आयोडाइड। यहाँ पे आयोडीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, आयोडीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है।
तो रिड्यूस कौन कर रहा है? सोडियम थायोसल्फेट। इसलिए सोडियम थायोसल्फेट क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या कर दे रहा है? आयोडीन को कन्वर्ट कर दे रहा है आयोडाइड में। ठीक है, समझ गए। और खुद इसका क्या हो रहा है, इस ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन दिस रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट रिड्यूस आयोडीन टू आयोडाइड। ठीक है, जैसा मैंने बताया, एंड सोडियम थायोसल्फेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम थायोसल्फेट का अगर आप इसका खुद का क्या हो रहा है, सोडियम थायोसल्फेट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सोडियम टेट्राथायोनेट में। मतलब कि इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, आयोडीन को रिड्यूस कर रहा है, खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। मतलब कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म हो रहा है, रिडक्शन भी परफॉर्म हो रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए, आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है वो समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन इट्स एग्जैक्ट कंसंट्रेशन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये एक सेकेंडरी सब्सटेंस है, तो हमें इसका जो भी कंसंट्रेशन प्रिपेयर करेंगे वो हमें क्या करना होगा? स्टैंडर्डाइज करना होगा, ताकि इसका जो भी कंसंट्रेशन है वो हमको एग्जैक्ट पता चल जाए। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। फिर क्या लिख रहा है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूजुअली प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ सब्सटेंस ऑफ नोन प्योरिटी। मतलब कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्राइमरी स्टैंडर्ड चाहिए। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो सब्सटेंस होते हैं जिसका कंसंट्रेशन एग्जैक्ट होता है और वो सब्सटेंस प्योर होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो अपने पास दो ऑप्शन है, हम दो प्राइमरी स्टैंडर्ड ले सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयोडेट KiO3, ये पोटेशियम आयोडेट हम एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड ले सकते हैं, और साथ ही हम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को भी एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ठीक है, कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्डाइज सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों में से आप जो भी आपके पास अवेलेबल है लैब में आप यूज करके उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। पोटेशियम आयोडेट कैसा दिखता है? व्हाइट कलरलेस सॉलिड। ठीक है, और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो कैसा रहता है? ब्राइट ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप लैब में कभी जाना तो देखना पोटेशियम डाइक्रोमेट को और पोटेशियम आयोडेट को, उसका जो अपीयरेंस होगा ये कैसा है? व्हाइट कलरलेस होता है और ये ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। ओके, When standardized सोडियम थायोसल्फेट अगेंस्ट पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपको साथ ही क्या यूज करना पड़ता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या यूज करना होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl यूज करते हो। क्यों यूज करते हो? टू क्रिएट अ नेसेसरी एसिडिक कंडीशन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए आप HCl यूज करते हो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। आप HCl क्यों यूज करते हो? ताकि आपका जो भी टाइट्रेशन प्रोसेस है वो एक्यूरेटली परफॉर्म हो जाए और अच्छे से परफॉर्म हो जाए, आपको कोई भी अनवांटेड रिएक्शन वहां पे देखने को ना मिले। इसीलिए आपको क्या करना होता है? HCl या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वो यूज करते हैं हम, ताकि उस जो रिएक्शन है वो कैसा हो जाए? उसका इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाए। ओके, सेकेंड पॉइंट, अगर आपसे फिर से कोई पूछता है कि क्यों एसिड यूज कर रहे हो, तो आपको तो पहला बताना है ताकि जो टाइट्रेशन प्रोसेस है वो एक्यूरेटली परफॉर्म हो। ठीक है, दूसरा आपको ये भी बताना है एसिडिक सॉल्यूशन आप जब बनाते हो, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, तो उसमें क्या होता है? सोडियम जो थायोसल्फेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में जो थायोसल्फेट आयन है वो स्टेबल रहता है एंड लेस प्रॉन टू अनवांटेड रिएक्शन, मतलब कोई अनवांटेड रिएक्शन नहीं देता। सेकंड आपको ये भी बताना है जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन जो प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन में वो भी क्या होता है? स्टेबल रहता है एसिडिक इन्वायरमेंट में, और साथ ही साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोडीन फॉर्म इज लेस लाइकली टू डिकम्पोज। मतलब कि जो आयोडीन फॉर्म हुआ है वो डिकम्पोज नहीं होता, स्टेबल रहता है, इस वजह से हम यूज करते हैं HCl या फिर H2SO4। ठीक है, टू क्रिएट एसिडिक इन्वायरमेंट। ओके, तो ये दो तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हम इस रिएक्शन में क्यों HCl या फिर H2SO4 एसिड क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है। ओके, थायोसल्फेट जो सॉल्यूशन है उसका रिएक्शन होता है आयोडीन के साथ और क्या बनता है? सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस सोडियम आयोडाइड। ओके, इस रिएक्शन में जो सोडियम थायोसल्फेट है ये क्या हो रहा है? आयोडीन के साथ रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा है? सोडियम टेट्राथायोनेट एंड सोडियम आयोडाइड। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? और ये जो रिएक्शन है ये कैसा है? रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है और सोडियम थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किस फॉर्म में? सोडियम टेट्राथायोनेट के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द आयोडीन इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडेट ओके एंड
पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे ये जो आयोडीन का रिएक्शन हो रहा है सोडियम थायोसल्फेट के साथ, ये आयोडीन कहाँ से जनरेट हुआ, तो यहाँ पे दो रिएक्शन हुए हैं परफॉर्म, किसके किसके बीच, सोडियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या निकला, क्या लिबरेट हुआ, आयोडीन। इस आयोडीन का फर्दर फिर किसके साथ रिएक्शन हुआ है, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। ओके, तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडेट, साथ ही इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या रिएक्शन हुआ है, क्या निकला है, लिबरेशन हुआ है, आयोडीन का लिबरेशन हुआ है, साथ ही H2O निकला है और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक, यहाँ पे आप H2SO4 की जगह पे HCl भी ले सकते हो टू क्रिएट एसिडिक एनवायरनमेंट, ताकि जो आयोडीन लिबरेट हो रहा है इसका क्या हो, स्टेबल रहे, डिकम्पोज ना हो। ओके, नाउ द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ensures a controlled and reproducible environment फॉर दी टाइट्रेशन प्रोसेस। H2SO4 क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जो टाइट्रेशन प्रोसेस है वो क्या हो, कंट्रोल रहे और रिप्रोड्यूसिबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो वहाँ पे। इनेबलिंग एक्यूरेट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, और सोडियम थायोसल्फेट का एक्यूरेटली स्टैंडर्डाइजेशन हो पाए। ओके, तो इसलिए हम यूज करते हैं H2SO4 या फिर HCl। ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आप बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। आप एग्जाम में लिख कर आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो कि अच्छी बात है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ओके, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम थायोसल्फेट जो आपको लैब में मिलता है वो कैसा होता है, पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। तो आपको उसी बेस पे मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिए और इसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, आपको साथ में ऐड करना है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए देखते हैं। अगर आपसे मान लो कहता है प्रिपेयर 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, कितना, 0.1 मोलर Na2S2O3.5H2O सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलता है 0.1 मोलर का सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बनाओ, कैसे बनाओगे, चलिए देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें इन सबके एटॉमिक वेट को ऐड करना होता है। तो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक वेट, 23, यहाँ पे 2 सोडियम है तो इंटू 2, प्लस सल्फर का होता है 32 इंटू, यहाँ पे भी सल्फर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करना है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3, और यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है। तो वाटर का कितना होता है एटॉमिक वेट, 18 होता है, और यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो 5 इंटू कर देंगे। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 90। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, टू 48 ग्राम पर मोल। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमेशा किस में लेना है आपको, लीटर में। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन मास आपको नहीं पता, x मान लो, मॉलिक्यूलर वेट अभी आपने निकालना है 248 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप इसको पुट कर लो, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप पुट कर लो x डिवाइडेड बाय 248, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लो आपको 1 लीटर का बनाना है, आपसे बोल सकता है 500 ml का बनाने, 100 ml का बनाने, आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करना होता है। तो आप यहाँ पे ml में ना रख के आपको हमेशा किस में लेना होता है, लीटर में लेना होता है। तो आप मान लो 1 लीटर का बना रहे हो, ठीक,
मोलैरिटी आपको कितने का बोला है, 0.1 मोलर का बोला, तो मोलैरिटी के साइड आप 0.1 लिख लो। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा 0.1 और ये इधर गया 248 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 248.24.8 क्या हो गया एक्स। एक्स क्या है मास, मतलब कि आप 24.8 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट वे करोगे। वे करने के बाद आप उसको जब 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, क्या कर दोगे डिसॉल्व कर दोगे, तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो कितने का बन जाएगा 0.1 मोलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 0.1 मोलर का निकाल सकते हो। वही आपको 0.1 ना देकर क्या दे दे, यहाँ पे 1 मोलर दे दे, तो आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, 1 मोलर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है, कितना आएगा 248, मतलब कि डायरेक्ट आप 248 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लेते और उसको जब आप 1 लीटर के पानी में डिसॉल्व कर देते तो क्या बन जाता, वो जो सॉल्यूशन होता वो कितने का बन जाता 1 मोलर कंसंट्रेशन का वो सॉल्यूशन बन जाता। उसी तरीके से 2, 3 कुछ भी देता आप बना सकते हो। ठीक है, आपको बस क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। ओके, तो अगर आपको मोलर में दिया तो आप इस तरीके से निकाल लोगे, बट आपको अगर नॉर्मल में देता है कंसंट्रेशन, नॉर्मलिटी में आपको अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे वो भी समझते हैं। मान लो आपसे दे दे प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। अब आप क्या करोगे, नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी, तो सबसे पहले आपको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप मोलैरिटी निकाल रहे हो, मोलैरिटी में आपको चाहिए होता है मॉलिक्यूलर वेट। जब आप नॉर्मलिटी निकाल रहे होते हो तो नॉर्मलिटी में इंपॉर्टेंट होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आप पहले के वीडियोस नहीं देखे हो तो आप प्लीज जाकर पहले के वीडियोस देखिए, वहां पे मैंने बेसिक से बताया है कि नॉर्मलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, फॉर्मूला कैसे आया, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे सॉल्व कराए थे। तो आप वो जब वीडियो देखोगे तो आपको एक बेसिक क्लियर हो जाएगा माइंड में। ठीक है, तो आप जब वो क्लियर कर लोगे तो ये आपको इजी लगेगा यहाँ पे। चलिए फिलहाल देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको नॉर्मलिटी में बोला है निकालने तो कैसे निकालेंगे। तो पहले आप नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि आपको हमेशा रखना होता है लीटर में। ठीक, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर या फिर इसको वैलेंस फैक्टर भी कहते हैं, वैलेंस फैक्टर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर। तो अभी आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए और एन फैक्टर चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने इससे पहले निकाला था, सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट का कितना था 248 ग्राम पर मोल। ठीक, तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे इसको पुट कर लेते हैं 248 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है, कैसे निकालेंगे, तो मैंने पहले के वीडियोस में बताया है, जो एसिड, अगर कोई एसिड है आप उसका एन फैक्टर निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको देखना होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन, कितने H प्लस आयन रिप्लेस हो रहे हैं आपको वो काउंट करना होता है। वहीं अगर आप कोई बेस के लिए निकाल रहे हो एन फैक्टर तो आपको देखना होता है नंबर ऑफ OH आयन, कितने OH आयन रिप्लेस हो रहे हैं आपको उसको काउंट करके उसका एन फैक्टर निकालना होता है। वहीं अगर कोई सॉल्ट है, क्या है सॉल्ट है, तो आपको देखना होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन, आपको वो काउंट करना होता है उसका, वही क्या होता है एन फैक्टर होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन। कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो आप वहाँ पे ये भी चेक करते हो, जैसे कि जो सॉल्ट होते हैं वो एक्चुअली न्यूट्रल ही होते हैं, क्योंकि वो एसिड प्लस बेस का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है सॉल्ट बनता है, और वो सॉल्ट कैसा होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एन फैक्टर, किसके बेस पे, नंबर चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन
स्टेट या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखते हो न्यूट्रल कंपाउंड में। Na2H2O3 जो सोडियम थायोसल्फेट है ये कैसा है, न्यूट्रल कंपाउंड है, मैंने पहले ही बताया था। तो हमें क्या देखना होगा एन फैक्टर निकालने के लिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है वो देखेंगे। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, तभी आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे, ठीक है। जब आपको कहे 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है तो आपको पहले लिखना होगा प्रिंसिपल। क्या लिखना होगा, प्रिंसिपल, जिसमें आप रिएक्शन लिखने वाले हो। और ये जो सोडियम थायोसल्फेट का प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। तो हम लिखते हैं पहले प्रिंसिपल में आपको क्या लेना होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या फिर पोटेशियम आयोडेट, तो आप मान लें यहाँ पे ले रहे हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। साथ में आपको लेना होता है पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट आपको दोनों के साथ लेना होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड आप कुछ भी लो, सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट लो या फिर पोटेशियम आयोडाइड लो, दोनों ही केस में आपको पोटेशियम आयोडेट तो लेना ही होता है। फिर आप लेते हो HCl टू क्रिएट एसिडिक इन्वायरमेंट, HCl या फिर H2SO4, तो हम यहाँ पे मान लो लेते हैं HCl, ठीक है। जब रिएक्शन होता है इनके बीच तो क्या बनता है, आयोडीन का लिबरेशन होता है प्लस क्रोमियम क्लोराइड बनता है प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनता है प्लस H2O, ठीक है, ये फॉर्म होता है। और ये जो आयोडीन का लिबरेशन हो रहा है फर्दर, इसी आयोडीन का, ये जो लिबरेटेड आयोडीन है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम थायोसल्फेट के साथ, Na2H2O3 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस सोडियम आयोडाइड, ये फॉर्म होता है। इस इक्वेशन को लिखने के बाद आपको इक्वेशन को क्या करना होता है, बैलेंस। तो बैलेंस कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो O7 है, यहाँ पे O ऑक्सीजन एक ही है, तो पहले हम यहाँ पे 7 लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे आप 7 लगाए हो तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 7 2 14, और इस तरफ हाइड्रोजन सिर्फ एक है, तो आप यहाँ पे 14 लिख दो, ठीक है। अब हो गया 14 हाइड्रोजन इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों साइड बैलेंस है। देन फिर क्लोरीन भी आपका क्या हो गया, 14 हो गया, बट यहाँ पे क्लोरीन 3 है और यहाँ पे 1, मतलब 3 और 1 4 है, और इस तरफ क्लोरीन 14 है, तो इसको भी बैलेंस करना होगा। इस तरफ भी आपको क्या बनाना होगा, क्लोरीन को 14, तो कैसे बनाओगे आप, अगर आप यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 8 लगा दो तो क्लोरीन इधर 8 और इधर क्या हो गया, 2 3 6, 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14। अब हो गया क्लोरीन बैलेंस, 14 इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। अब आपको देखना है आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन 1 है, इधर 2 है, और यहाँ पे पोटेशियम 2 और 1 3 है, और इस तरफ पोटेशियम 8 है, तो आपको ये बैलेंस करना होगा। क्या करोगे आप, अगर आप यहाँ पे 6 लगा दो तो अब हो गया 6 पोटेशियम प्लस यहाँ पे पोटेशियम ऑलरेडी 2 है, तो 6 + 2 8 हो गया, और इधर भी पोटेशियम क्या है, 8 है। अब ये पोटेशियम भी बैलेंस है, लेकिन आयोडीन इधर 6 हो गया और इधर सिर्फ 2 ही है, तो क्या करना होगा, 3 लगा देते हैं, 3 2 6। अब इधर भी आयोडीन 6 हो गया और इधर भी 6 है। अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, तो आपको इक्वेशन लिखने के बाद इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, ओके। फिर ये जो आयोडीन लिबरेट हुआ है, इस आयोडीन का रिएक्शन किसके साथ होता है, सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और क्या बनता है, सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस सोडियम आयोडाइड। इस इक्वेशन को भी हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। देखो यहाँ पे आयोडीन 2 है बट यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब 2 आयोडीन हो गया इस तरफ और इस तरफ भी, सोडियम 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, और प्लस यहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 2 4 हो गया सोडियम, और इस तरफ तो सिर्फ 2 ही है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लगाना होगा। अब 2 2 4 हो गया सोडियम, सल्फेट कितना है, सल्फर कितना है, 2 2 4,
और इस तरफ भी 4 और ऑक्सीजन इधर कितना है 2 3 जा 6 और इधर भी 6, मतलब अब ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस है, दोनों तरफ सेम सेम। तो इक्वेशन लिखने के बाद आप इस तरीके से बैलेंस कर लियो और ये जो रिएक्शन हुआ है ये क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पे आयोडीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और सोडियम थायोसल्फेट का क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो प्रिंसिपल है इसका, ये रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है। साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन में भी ये क्या हो रहा है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या हो रहा है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब बोलोगे आप आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है, तो यहाँ पे आयोडीन जो लिबरेट हुआ है, इस लिबरेटेड आयोडीन का रिएक्शन हो रहा है सोडियम थायोसल्फेट के साथ। मतलब आयोडीन का रिएक्शन तो हो रहा है बट इनडायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। पहले इनके बीच रिएक्शन हुआ, फिर आयोडीन का लिबरेशन हुआ, फिर वो जो लिबरेटेड आयोडीन है उसका रिएक्शन हुआ सोडियम थायोसल्फेट के साथ। इसीलिए ये जो टाइट्रेशन है ये कैसा कहलाएगा, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। वहीं अगर लिबरेटेड ना होकर सोडियम थायोसल्फेट का डायरेक्ट आयोडीन के साथ रिएक्शन होता तो क्या कहलाता, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन या फिर रिएक्शन। तो ये जो पॉइंट्स है ये आप यूनिट 5 में पढ़ोगे कंप्लीट। फिलहाल आप यहाँ पे रफ बेसिक समझ लो। तो ये मैंने लिख दिया रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना होता है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हम कितने का बना रहे हैं, 0.1 नॉर्मल का, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एन फैक्टर चाहिए। यहाँ तक तो हम कैलकुलेट कर लिए। एन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा, सोडियम थायोसल्फेट क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है और हमें न्यूट्रल कंपाउंड में क्या चेक करना होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हमेशा एन फैक्टर निकालने के लिए आपके पास जो भी रिएक्शन है उस रिएक्शन में आपको देखना होता है कि कितने का क्या चेंज हो रहा है। आइदर वो एसिड हो, बेस हो या कोई न्यूट्रल कंपाउंड के साथ हो रहा हो, आपको रिएक्शन देखना होता है। अगर रिएक्शन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड लेकर एन फैक्टर निकाल सकते हो। बट अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन में हमें देखना होता है कितने का क्या चेंज आ रहा है। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट के लिए, तो हम देखते हैं सोडियम थायोसल्फेट में कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन चेंज कितने का हो रहा है। तो यहाँ पे हम सोडियम थायोसल्फेट जो चेंज हो रहा है सोडियम टेट्राथायोनेट में, इसके बीच जो भी चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो हम निकाल लेते हैं पहले। तो सोडियम क्या है, सोडियम ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में प्रेजेंट है। सोडियम कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रुप 1 में प्रेजेंट है। और सोडियम क्या है, एक अल्कली मेटल है। जितने भी एटम्स या मेटल्स ग्रुप 1 में प्रेजेंट है वो सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है। ये रूल है, आपको ध्यान रखना है। तो सोडियम का हो गया +1। सल्फर का आपको नहीं पता, X मान लेते हैं। और ऑक्सीजन का आपको ध्यान रखना है, हमेशा कितना होता है, -2। एक्सेप्ट पेरोक्साइड और फ्लोरीन के केस में नहीं। अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे -2 नहीं होता, और अगर यही ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है तो वहां पे भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता। अदरवाइज ऑक्सीजन का हमेशा कितना होता है, -2। तो यहाँ पे हम -2 लिख लेते हैं। सॉल्व करते हैं, सोडियम का +1 है और यहाँ पे सोडियम 2 है तो × 2 प्लस सल्फर भी 2 है और X, क्योंकि हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X मान लिया। ऑक्सीजन का है 3 × ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। और ये पूरे कंपाउंड पे जो चार्ज है वो 0 का चार्ज है। मैंने पहले ही बताया था जो सोडियम थायोसल्फेट है ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसके ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 0। सॉल्व करते हैं, 2 + 2x + 6, यहाँ पे क्या हो गया, -6 = 0। 6 में 4 गया, 2 गया तो -4, 2x = 0। ये 4 इस तरफ आएगा, प्लस में हो जाएगा x, और ये 2 × में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल, क्या हुआ, +2। तो रिएक्टेंट साइड जो सोडियम थायोसल्फेट है, इस सल्फर का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, +2। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट साइड जो सोडियम टेट्राथायोनेट है उसमें निकाल लेते हैं। तो सोडियम का ऑलवेज +1, ऑक्सीजन का ऑलवेज -2, एक्सेप्ट फ्लोरीन और पेरोक्साइड के केस में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका हो जाएगा 2 × 1 प्लस सल्फर का हमने फिर से X माना
और यहाँ पे सल्फर 4 है तो 4 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 इंटू -2 और इसके ओवरऑल चार्ज क्या हो गया 0, तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे। सॉल्व करते हैं, क्या हो गया 2 प्लस 4x प्लस यहाँ पे 6 2 12 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्या हो जाएगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, क्या हो गया -10 4x इज इक्वल टू 0, ये माइनस इधर आया 10 हो गया, x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप जब ये 4 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 प्लस 2.5, तो इस तरफ जो सल्फर है उसका कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर +2.5। ठीक है, अब आप चेंज देखो कितने का चेंज हुआ, +2 से कितना हो गया 2.5 है ना, +2 से 2.5, यहाँ पे कितने का चेंज हुआ है 0.5 का चेंज हुआ है। कैसे देखो 2.5 है ना, 0.5 का चेंज हुआ है, बट यहाँ पे सल्फर 2 है तो हमको यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 10 मतलब 1, कितने का चेंज हुआ है +1 का चेंज हुआ है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे तो कितने का चेंज हुआ है +1 का चेंज हुआ है, तो आप यहाँ पे एन फैक्टर में क्या लिख दोगे 1। ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड में एन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, हम यहाँ पे निकाल लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है 1 का चेंज हुआ है, एन फैक्टर की जगह पे हमने 1 पुट किया और हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आ गया 248 ग्राम इक्विवेलेंट, 248 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब कि इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर है, इक्वल है। तो आप अगर इतना नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आपको ध्यान में रखना है जो सोडियम थायोसल्फेट है इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है 248 ग्राम। ओके, अब आप यहाँ तक फाइंड कर लियो तो आप इसको पुट कर लो कहाँ पे इक्विवेलेंट मास में, मैं ये इधर रफ करती हूँ। ठीक है, हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट मास, अब मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ इधर x माना, इक्विवेलेंट मास हमने अभी निकाल लिया है 248 ग्राम इक्विवेलेंट, इसको मैं यहाँ पे पुट करती हूँ इस फॉर्मूले में, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया 248 और वॉल्यूम 1 लीटर के लिए बना रहे हैं, नॉर्मलिटी कितने का बनाना है आपको 0.1 नॉर्मल। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये इधर आया 248 इज इक्वल टू एक्स, क्या हो गया यहाँ से पॉइंट हटा तो 24.8। ठीक है, x आ गया 24.8 ग्राम, मतलब आप 24.8 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लोगे और आप जब उसको डिसॉल्व करोगे 1 लीटर के वाटर में तो कितने का वो कंसंट्रेशन का बन जाएगा 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन का बन जाएगा। ठीक है, समझ गए, अगर आपसे 0.1 नॉर्मल का बनाने को बोलता है तो उसी तरीके से आपसे 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल कुछ भी दे सकता था, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपने प्रिपेयर कर लिया, आपको क्या करना है एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है, थोड़ा वाटर ऐड करना है, इसमें आपको क्या डालना है सोडियम थायोसल्फेट कितना 24.8 ग्राम। ठीक है, मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद आपको वॉल्यूम मेकअप कर देना है 1 लीटर तक डिस्टिल्ड वाटर से। ठीक है, अब आपके पास ये जो सॉल्यूशन आया है वो कितने का हो गया 0.1 नॉर्मल का। ओके, आपने ये प्रिपेयर कर लिया, ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो आपको क्या करना होगा इसका कंसंट्रेशन जो भी आपने निकाला है इसको क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हो जो भी अवेलेबल है लैब में, तो हम यहाँ पे मान लो पोटेशियम डाइक्रोमेट लेकर काम करते हैं। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है एक सेकेंड प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ओके, अब आपको क्या बनाना होगा 0.1 नॉर्मल का K2Cr2O7 सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन, ये क्या है सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, सॉरी प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे भी इसका ठीक उसी तरीके से नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे नॉर्मलिटी निकाल लेना है।
नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आपने लगाना है, क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ओके, ग्राम इक्विवेलेंट। फिर इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट एन फैक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बिल्कुल रट लेना है अच्छे से। क्या क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट और एन फैक्टर चाहिए। K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं हम पहले। पोटेशियम का होता है 39 इंटू 2 प्लस क्रोमियम का होता है 52 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो इंटू 7। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 78 प्लस 2 4 12 10 प्लस क्या हो गया 294 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर वेट। क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट, तो आप यहाँ पे पुट कर लो मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे 294। अब आपको क्या चाहिए, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर निकालने के लिए क्या देखना होगा आपको, रिएक्शन में कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, तो आप पहले रिएक्शन लिखो। K2Cr2O7 क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो हम पहले रिएक्शन लिखते हैं K2Cr2O7। आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, पोटेशियम आयोडेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, और साथ ही आप क्या यूज कर रहे हो, HCl यूज कर रहे हो, है ना। प्रिंसिपल में मैंने लिखा था पहले, जब ये इसका रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, आयोडीन का लिबरेशन हो रहा है, प्लस ये रफ कर देती हूँ, आयोडीन का लिबरेशन हो रहा है, प्लस क्रोमियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O, यही था। इसको बैलेंस करते हैं, सेवन 14 3 6 और इस तरफ हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। हमें देखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो पोटेशियम कहाँ पे प्रेजेंट है, सोडियम पोटेशियम ये सब किस में प्रेजेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में। ये सब क्या है, एल्कली मेटल है, और इन सब जितने भी ग्रुप 1 के होते हैं सब, ये सब का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो सोडियम का पोटेशियम का होता है +1, क्रोमियम का आपको नहीं पता एक्स मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का मैंने बताया था कि -2 होता है, एक्सेप्ट पेरोक्साइड और फ्लोरीन के साथ नहीं होता, तो यहाँ पे -2 लिख लेते हैं। इस तरफ सॉल्व करते हैं, 1 × 2 प्लस 2 × x प्लस 7 × -2 और ओवरऑल चार्ज 0 क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो 2 यहाँ पे 2x प्लस -2 7 या 14 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 14 में 2 गया तो 12, 2x इज इक्वल टू 0। ये हम इस तरफ ले आते हैं, 12x इज इक्वल टू x कितना आ गया +6, मतलब कि क्रोमियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +6 का है। अब हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, क्रोमियम का सॉल्व कर लेते हैं, कितना है, क्रोमियम को x मानते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर x, क्लोराइड का होता है -1। ठीक है, क्लोराइड प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में, और जो क्लोराइड है इसका होता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखना है। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 × -1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0 क्योंकि ये भी एक
न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या हो गया, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। बट यहाँ पे क्रोमियम देखो कितना है, 2 है, तो 3 + 3 कर देते हैं, क्या हो जाएगा +6। मतलब कि इस तरफ भी जो क्रोमियम है इसके ऊपर +6 का ही ऑक्सीडेशन नंबर है, +6 + 6, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको n फैक्टर कितने का ले लेना है, +6। ठीक, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 8, 2 7 जा 14। कितना आ गया, 49 ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम इक्विवेलेंट मास के जगह पे पुट कर लेते हैं x डिवाइडेड बाय 49। ये हम ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको कितने का नॉर्मेलिटी निकालना है, 0.1 नॉर्मेलिटी, और ग्राम इक्विवेलेंट अभी आपने यहाँ पे निकाला है x डिवाइडेड बाय 49, और वॉल्यूम आपको 1 लीटर का बनाना है, तो क्या हो गया 0.1 इंटू 49 इज इक्वल टू x, पॉइंट हटा यहाँ से 4.9 ग्राम, x कितना आ गया 4.9 ग्राम। अब आप 4.9 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट लोगे K2Cr2O7, और जब आप उसको डिजोल्व कर दोगे 1 लीटर के सॉल्यूशन में, तो वो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 0.1 नॉर्मल का प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपको इसका जो भी आप कंसंट्रेशन बनाए हो, ये क्या है, एक्चुअल कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो आपको यहाँ पे इसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या स्टैंडर्डाइज करना है, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट का जो आपने कंसंट्रेशन बनाया है, आपको उसको स्टैंडर्डाइज करना है। ठीक है, इस तरीके से आप बना लिए सॉल्यूशन। प्रिपरेशन के बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम करने वाले हैं सेकेंड स्टेप में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, जो आपने बनाया था 0.1 नॉर्मल का। ओके, किसके अगेंस्ट करने वाले हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अगेंस्ट, जो आपने बनाया है 0.1 नॉर्मल का। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन करने से पहले क्या करना होता है, पहले आप एक आयोडीन फ्लास्क लोगे, आयोडीन फ्लास्क के ऊपर लगा होता है एक स्टॉपर ढक्कन, ढकने के लिए। इस फ्लास्क में आप फिल करोगे जो आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन से आप 20 से 25 ml इसमें डाल दोगे। ठीक है, इसमें आप फिल कर दोगे। फिल करने के बाद आपको इसमें 2 से 3 ग्राम क्या लेना है, पोटेशियम आयोडेट, ये भी आप इसमें फिल कर दोगे। फिल करने के बाद आपको और क्या ऐड करना है, HCl, HCl भी ऐड करना है। आप HCl ले सकते हो, मान लो यहाँ पे आप ले लो 10 ml, 10 ml HCl आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को आप ढक दोगे, कितने देर के लिए, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट आपको इस मिक्सचर को रख देना है डार्क प्लेस पे। कहाँ पे, डार्क प्लेस पे, मतलब इसमें कोई भी इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन ऐड ना हो और लाइट भी ना जाए, तो आपको इसको रख देना है डार्क प्लेस में 10 से 15 मिनट के लिए। अब आपका यहाँ पे ये क्या हो गया, रिएक्शन मिक्सचर रेडी है। ये क्या है, ये आपने जो बनाया ये क्या है, रिएक्शन मिक्सचर। 10 से 15 मिनट हो जाने के बाद अब आपको टाइट्रेशन करना है, तो आपको टाइट्रेशन के लिए क्या लेना होता है, एक ब्यूरेट
नीचे रखना होता है एक कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। और आपने ये जो प्रिपेयर किया रिएक्शन मिक्सचर, इस रिएक्शन मिक्सचर को आप इस फ्लास्क में ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना है। क्या इंडिकेटर ऐड करना है? स्टार्च इंडिकेटर। 1 ml, 1 से 2 ड्रॉप यहाँ पे स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना है। स्टार्च इंडिकेटर ऐड करने से पहले आपको यहाँ पे स्टार्च को प्रिपेयर करना पड़ता है। 1% स्टार्च इंडिकेटर। कैसे प्रिपेयर करोगे? आप 1 ग्राम स्टार्च लोगे, उसको आप 100 ml बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर में, 100 ml बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर में, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर में आपको मिक्स करना है स्टार्च को। तो आपका ये स्टार्च का क्या स्लरी बन जाएगा। स्लरी बनाने के बाद वो आपका स्टार्च क्या हो गया, स्टार्च इंडिकेटर रेडी है। अब आप जब कॉनिकल फ्लास्क में इसमें रिएक्शन मिक्सचर को डालोगे, फिल करोगे, तो फिल करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना है 1 ml तक, ठीक है। आप जब स्टार्च इंडिकेटर ऐड कर दोगे, अभी आपका ये जो सॉल्यूशन है ये किस कलर का डार्क ब्लू कलर का रहेगा। पहले इनिशियल कैसा रहेगा? डार्क ब्लू। ब्यूरेट में यहाँ से 0 से 50 ml तक रीडिंग है। यहाँ से आप यहाँ तक फिल कर दिए। क्या फिल कर दिए? सोडियम थायोसल्फेट का जो आपने बनाया 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन, वो आप यहाँ से 0 से लेकर 50 ml तक ब्यूरेट में फिल कर दिए, ठीक है। ओके, फिल कर दिया। अब आपको टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। टाइट्रेशन आप जब करोगे, नॉब ओपन करोगे, नॉब ओपन करने के बाद आप ड्रॉप वाइज क्या ऐड करोगे? सोडियम थायोसल्फेट इस मिक्सचर में। जैसे ही आप ऐड करते जाओगे तो जब ब्लू कलर कैसा हो जाए, ग्रीन कलर, एकदम लाइट ग्रीनिश कलर आता है, डार्क ग्रीन नहीं, लाइट बॉटल ग्रीन कहते हैं इसको, बॉटल ग्रीन। जैसे ही ब्लू कलर चेंज हो जाए डार्क बॉटल ग्रीन कलर में, तो आपको तुरंत क्या करना है? नॉब बंद करना है और रीडिंग नोट करनी है, ठीक है। तो रीडिंग नोट करनी है मतलब आपको क्या बनाना होगा? एक ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक। आपने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना है। सीरियल नंबर फर्स्ट टाइट्रेशन जब आपने किया तो आपका मान लो आपने स्टार्ट किया था 0 से, ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया और एंड पॉइंट यहाँ पे लिख देना है और वॉल्यूम कंज्यूम्ड, ठीक है। ये जो मिक्सर है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है, K2Cr2O7 जो कि आपने कितना लिया था? मान लो 25 ml लिया था, 25 ml है वो है। और 10 ml क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है। और मान लो 3 ग्राम क्या प्रेजेंट है? पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक। तो आपने 0 से रीडिंग स्टार्ट की और आपका ये कलर चेंज हो गया ब्लू से बॉटल ग्रीन पे। आपने जब देखा रीडिंग मान लो आपका यहाँ पे था, ठीक है, 25 ml पर, तो आपका एंड पॉइंट हो गया 25 ml। वॉल्यूम कंज्यूम्ड कितना हुआ है? 25 ml, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लिए। अब आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होता है? N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 का फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। N1 क्या है? जो आपने यहाँ पे फील किया है 0.1 नॉर्मल का, बट आप इस कंसंट्रेशन को नहीं मानते हो क्योंकि आप इसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो, तो आपको N1 ही रहने देना है। वॉल्यूम अभी आपने निकाल लिया, कितने का कंज्यूम्ड हुआ है? 25 ml, ठीक है। तो इंटू 25 इज इक्वल टू N2 क्या है? आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आपने कितना लिया था, कितने का बनाया था? 0.1 नॉर्मल का, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.1 नॉर्मल इंटू वॉल्यूम कितना लिया था आपने? 25 ml, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25 ml, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो N1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 25। कितने का आ जाएगा? N1 .
0.1 नॉर्मल, मतलब ये जो आपने कंसंट्रेशन बनाया था ये एक्चुअल में कितने का ही है, 0.1 नॉर्मल का है। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल लेते हो। अगर आपको फिर से एक बार और चेक करना है तो आप फिर से इसमें रिएक्शन मिक्सचर फिल करोगे, टाइट्रेशन करोगे और चेक करोगे। इस तरीके से आप 2 से 3 बार चेक कर सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट और सेरिक अमोनियम सल्फेट। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।